ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा था अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं या दो रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो हमारा था बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, जो कुछ हद तक सिमिलरिटी रखता है किससे, कूलम्ब्स लॉ से, कुछ हद तक सिमिलरिटीज रखता है कूलम्ब्स लॉ से। दूसरा लॉ हमारे पास जो था वो था एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा ध्यान रखो, जो काम हम बायोट सावर्ट लॉ से कर सकते हैं वही सारे काम हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस का मतलब कुछ जगह ये काम नहीं आता, कुछ जगह ये रूल जो है वो काम नहीं आता। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ कुछ जगह पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ हद तक मिलता जुलता है किससे, गॉस थ्योरम से, जो हमने पढ़ी थी। अब मैं अगर मैं गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं तो गॉस थ्योरम अपन ने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम का? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम? देखो गॉस थ्योरम में हमारा स्टेटमेंट जो था ये था किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी मेरे पास एक क्लोज सरफेस है उससे लिंक्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कहते थे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्या यही हमारा गॉस थ्योरम थी? दिस इज आवर गॉस थ्योरम। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, सबसे पहली बात तो इसे हम कहते हैं सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ का मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सर्किट से रिलेटेड है। सर्किट का मतलब क्लोज पाथ, सर्किटल लॉ से मेरा मतलब क्या है यहाँ पर, क्लोज पाथ। तो गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास रूल क्या था कि हमें एक क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट थी गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें उसके लिए क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो थी क्लोज सरफेस की। अगर हमें क्लोज सरफेस दिया होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया होता था तो मैं क्लोज सरफेस इमेजिन करता था जिसे नाम दिया जाता था गॉसियन सरफेस। जो कि हमारे पास दो तरह के होते थे, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल नॉर्मली। तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर जो सर्किटल लॉ है हमारा वो क्लोज पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब उसके लिए हमें क्लोज पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रहे इस वाले केस में इस रूल को आप तभी लगा सकते हो जब हमें क्लोज पाथ मिलेगा, क्योंकि क्लोज पाथ में ही करंट फ्लो होती है, अदरवाइज करंट फ्लो होगी नहीं अगर पाथ ओपन होगा तो इसे आप तभी यूज कर सकते हो जब क्लोज पाथ होगा। अगर हमें क्लोज पाथ दिया हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हमें क्लोज पाथ इमेजिन करना होगा जस्ट लाइक अ गॉसियन सरफेस। जैसा हम गॉसियन सरफेस के साथ करते थे वैसा ही मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्लोज पाथ इमेजिन किया जाएगा जिसे कहा जाएगा एम्पियर्स लूप। ठीक है, तो एम्पियर्स लूप एक लूप होगा जिसे हमने इमेजिन किया है जैसा कि हम गॉसियन सरफेस के साथ करते थे। तो इसने क्या कहा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ई की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और डीएस की जगह आ जाएगा डीएल वेक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एरिया है क्योंकि सरफेस है, सरफेस का एरिया होता है इसलिए डीएस वेक्टर लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास लूप है, लूप यानी कि इसके पास एक लेंथ होगी इसलिए यहाँ पर डीएल लिखा जाएगा। तो बी नॉट डॉट डी एल, ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है इसका भी, शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो क्यू था हमारा वो था टोटल चार्ज प्लेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं सबको टोटल कर लिया जाता था, वो हमारा क्यू इन होता था। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज रखा हुआ है, उसकी पोलरिटी क्या है, वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट आएगी वो आई नेट आएगी। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये है करंट इनसाइड द क्लोज लूप।
ये जो है मेरी वो करंट इनसाइड द क्लोज लूप है, ठीक है। बी जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें निकालना है, और डीएल जो है ये मेरी लेंथ है। जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। हालांकि ये लेंथ का एक पार्शियल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, और म्यू नॉट जो है वो मेरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। अब चलो, ये तो हमारे पास रूल होता है, लगाने के तरीके वही होते हैं कि इसमें भी ध्यान रहे, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, हमें क्लोज लूप दिया हुआ है, इसमें ये हमारे पास छोटा सा एलिमेंट मैंने ले दिया, ये डीएल लेंथ का मैंने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो डीबी आएगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट इंटू आई। अब जो करंट आएगा वो अंदर वाली करंट आएगी, I3 नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले लूप के लिए बात करूँ तो यहाँ पर बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो, एक करंट डॉट की फॉर्म में है, एक करंट क्रॉस की फॉर्म में है, तो नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I1 माइनस I2। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो उस केस में हमारे पास पहली बात तो क्लोज लूप होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें क्लोज लूप इमेजिन करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एम्पियर्स लूप कहेंगे। जैसा कि हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस में क्योंकि वो सरफेस है तो वहां पर एरिया होगा, इसलिए ई डॉट डी एस निकाला जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर बी डॉट डी एल निकाला जाता है, क्योंकि लूप है तो उसकी सिर्फ लेंथ होगी, ठीक है, एरिया नहीं होगा। लूप है तो सिर्फ उसकी लेंथ होगी, इसलिए हम डी एल वैक्टर दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, परमेबिलिटी कहते हैं इसे हम लैंग्वेज में, आई नेट। आई नेट जो है ये करंट है, ये करंट कौन सी वाली करंट है, जो लूप के अंदर है। लूप के बाहर वाली करंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो इन दोनों से ज्यादा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उस करंट से। I3 की वैल्यू कितनी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लूप से बाहर है, जो लूप मैंने इमेजिन किया है उससे बाहर है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा हम गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम को लगाने का तरीका हमारे पास होता है, सब कुछ वही है, रिपीट टेलीकास्ट है। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ की। जैसे मान के चलो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनेटिवली लॉन्ग वायर, एक इनफाइनेटिवली लॉन्ग वायर है, इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, जो कि डी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि भैया यहाँ पर सबसे पहली बात दिख रहा है हमें क्लोज लूप नहीं बना हुआ है, तो क्लोज लूप नहीं बना हुआ है तो हमें क्लोज लूप इमेजिन कर लेंगे, और जो क्लोज लूप जो हम इमेजिन करेंगे वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा। ध्यान रखना, ये जो लूप हमने बनाया है ये हमारे पास एम्पियर्स लूप होगा, दैट विल बी इन सर्कुलर इन शेप। तो ये शेप में कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जिसकी रेडियस कितनी है, डी है। तो हमने एक लूप इमेजिन कर लिया जिसे हम क्या कहेंगे, एम्पियर लूप। क्यों, क्योंकि दिया हुआ नहीं था सर्किटल लूप, हमें क्लोज पाथ हमें दिया हुआ था ही नहीं, तो हमने क्लोज पाथ को इमेजिन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। अब करंट की डायरेक्शन में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला जाएगा वो किस, अब डायरेक्शन देने का तरीका वही होता है जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। करंट को हमारे राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो हमारी जो कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। ध्यान रहे, एम्पियर्स लूप वो लूप है जिसमें हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा, जिसके हर पॉइंट पर, हर जगह पर, चाहे आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ करो, यहाँ तो कहीं भी करो, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा, जैसा कि हमारा गॉस थ्योरम में भी होता था। गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती थी जिसकी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था। अब हम यहाँ पर रूल लगा रहे हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ,
क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, एक ही करंट है लूप के अंदर जो कि आई है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे बी क्लोज इंटीग्रेशन डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 2 पाई डी, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई डी, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके कारण, लूप के कारण, जो कि हमने बायोट सावर्ट लॉ से भी कैलकुलेट किया था, ये वही चीज है। तो यही काम हम बायोट सावर्ट से भी कर सकते हैं, यही काम हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ से थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब हम फाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, समझना इसी केस में अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का होता, करंट आई, इससे किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि D डिस्टेंस पर है, अगेन हम एक लूप क्रिएट करेंगे जिसे एम्पियर सर्किटल लूप कहा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा P डॉट टी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे B इंटू 2 पाई डी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर B जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी कि फाइनाइट वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड वही आ रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर जो हमारा फाइनाइट वायर है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड वही आ रहा है, जबकि मुझे पता है ये वैल्यू गलत है, हम भी जानते हैं ये वैल्यू गलत है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कुछ और आई थी, वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो वैल्यू आई थी यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आ रही। इसका रीजन, इसका मतलब Yes, ये sir. नहीं है कि एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है, एम्पियर सर्किटल लॉ गलत नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ ने सीधी सी बात कही थी कि मेरा रूल तभी लगेगा जब क्लोज पाथ होगा, जब आप फाइनाइट लेंथ का वायर लेते हो तो इस केस में पाथ क्लोज नहीं होता, पाथ ओपन होता है, हमारा वायर यहीं पे खत्म Yes, होता sir. है, तो इस केस में हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा ही नहीं। तो हम ये चीज अगर करते हैं तो ये गलत मानी जाती है, और रीजन में आप लास्ट में आपका आंसर भी गलत आएगा। तो ये लिमिटेशंस हैं इसकी, हम हर जगह इसको नहीं यूज कर सकते, जैसे गॉस थ्योरम को हर जगह नहीं लगाया जा सकता, हर जगह गॉस थ्योरम से आंसर नहीं आता, चाहो तो आपने देखा होगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में भी देखा होगा, हर जगह गॉस थ्योरम से आंसर नहीं मिलता। हाँ, लेकिन बहुत सी जगह ये काम आती है जिससे हमारी तकलीफ आसान हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ईजी हो जाती है डेरिवेशन। अब सोचो आप इसके लिए निकालोगे तो भी यही आएगा, आप सोचो सेमी इन्फिनिट वायर ले लो, सेमी इन्फिनिट वायर के लिए निकालो P पॉइंट पर तो भी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि लूप तो हमारा D डिस्टेंस का ही बनेगा, तो सेमी इन्फिनिट के लिए भी ये नहीं लगेगा। तो ये काम कहाँ कर रहा है, ये सिर्फ एक जगह काम आ रहा है, वो है इन्फिनिटिवली लॉन्ग वायर। सेमी इन्फिनिट वायर हो, सेमी इन्फिनिट वायर हो तब भी नहीं लगेगा, फाइनाइट लेंथ का वायर हो तब भी ये रूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों केस में हमारा वायर इन्फिनिट तक नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा पाथ क्लोज नहीं है, हमारा पाथ क्लोज नहीं है, हमारा वायर जो है वो क्लोज नहीं है। फाइनाइट लेंथ के वायर के केस में हमारा एम्पियर सर्किटल लूप नहीं लगेगा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था इसका। आगे देखो, इसके कारण मैं सोलेनोइड के लिए भी निकाल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे पता है सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आया था, म्यू नॉट एन आई, कितना आया था सोलेनोइड के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया था वो आया था म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये इन्फिनिटिवली लॉन्ग सोलेनोइड के लिए था, ध्यान रखना फाइनाइट के लिए सेंटर पे तो यहाँ पे मतलब एक्सिस पर तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया था एक्सिस पे, ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये फॉर्मूले काम आएंगे। सोलेनोइड के, फाइनाइट सोलेनोइड जो है उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया था म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस सॉरी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये एक्सिस पर था। फाइनाइट के कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, और सेंटर में होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन इन्फिनिटिवली लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है यूनिफॉर्म। अब ये भी इन्फिनिटिवली लॉन्ग है, ये भी इन्फिनिटिवली लॉन्ग है, तो हम एक लूप क्रिएट कर लेते हैं कि मैंने भाई साहब ये एक लूप क्रिएट कर लिया, ये मैंने एक लूप क्रिएट कर लिया जिसका नाम दे दिया मैंने A B C D,
अब जाहिर सी बात है, इसके कारण मैं बायो एम्पीयर सर्किट का लॉ लगा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर, देखो, बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब देखो एम्पीयर सर्किटल लॉ से हम क्या कर सकते हैं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा B1, दैट विल बी B1 DL1 प्लस, अच्छा इसमें cos थीटा वगैरह भी आएगा, B1 यानी कि जब मान के चलो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ AB रीजन की, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ BC रीजन के लिए B2 डॉट DL, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ CD रीजन की, हाँ CD रीजन के लिए इसका हो जाएगा B3 DL, इसी तरह से हमारा हो जाएगा DA B डॉट DL शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट है वो हमारे पास हो जाएगी, भाई जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो ये भी n टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो ध्यान समझना, ए बी की बात करता हूँ, ये हमारा इनसाइड द लूप। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लूप क्रिएट करूँ तो ये हमारा लूप है। अब ध्यान देना, सी डी, इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पर देखो इस वाले केस में डी ए, और इस वाले केस में हमारा यहाँ पे इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में हमारा, जब दोनों बात हम कर रहे हैं इसके कारण तो 0 हो जाएगा, डी ए के सी डी के कारण तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। चलो अब बात करते हैं इसके कारण, तो देखो यहाँ पर हमारा जो, इसके लिए बात करता हूँ, तो इसमें जब आप बी डॉट डी एल करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, सोलेनोइड के लिए जैसे रिंग में निकालते हैं वैसे इसके लिए भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ है, और डीएल वेक्टर जो है वो इस तरफ है। इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डीएल वेक्टर जो है वो इस तरफ है। तो जब आप यहाँ पर एंगल बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए कौन कौन सा हमारा डी ए, इसके लिए हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके लिए भी हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा हो जाएगा बी डॉट टी एल साइन, सॉरी कॉस, डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पर, तो कॉस आएगा, कॉस 90 यानी कि 0, ऐसे ये भी 0। तो ये वाली टर्म जब आप इसको बी नेट जब आप निकालोगे तो ये मेरा हो जाएगा बी डॉट डी एल प्लस, ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी मेरी 0 हो जाएगी, ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ध्यान रखना ये 0 क्यों हो गया, बी डॉट डी एल कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है हमारे पास 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप इसको सॉल्व करोगे बी डॉट डी एल कॉस 90, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के केस में डीएल वेक्टर जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में है। इसमें भी ऐसा ही है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा डीएल वेक्टर है। तो दोनों के लिए एंगल 90। अब बचा ये, तो इसमें जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी एल, तो बी डॉट एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर बी हमारा आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल आई, तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट एन आई, क्योंकि हमारे पास पहले भी आ चुका था। तो सॉलिडॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो एग्जाम में आपसे आपके तो फिर कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, जेई नीट में कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो वहां पर आपसे ये तो पूछा जाएगा नहीं कि एम्पियर सर्किट लॉ से वैल्यू निकालो। तो मेनली हमें वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आपका बनता है वो एक्सिस के लिए बनता है कि भैया एक सोलेनोइड है, फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है या इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है, तो हमें एक्सिस वाला फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि उससे हर तरह के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अब ये तो सारे काम अपन पहले कर चुके हैं बायो सावर्ट से, इसलिए अपने को इसमें इतना कुछ
लगेगा नहीं, टिपिकल जैसा कुछ। सेम ऐसा ही देखो टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनोइड को ही टर्न करके एक रिंग की फॉर्म में बना दिया जाता है, तो वो हमारा टोरॉइड बन जाता है। सोलेनोइड को ही एक रिंग की फॉर्म में बना दिया जाता है, तो वो हमारा टोरॉइड बन जाता है, जिसे हम टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड के लिए यस मैग्नेटिक सर। फील्ड कैसे निकालेंगे, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन इसका भी वही सेम रूल है। ये हमने एम्पियर सर्किटल लूप तैयार कर लिया, एक लूप तैयार कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, आर है या डी मान लो। इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, आर मान ली। तो अगेन यहाँ पर हम इसके लिए निकालेंगे, देखो बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो मैं इसको एन आई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो। अब देखो यहाँ पर भी बी डॉट टू पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से जो बी हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर। ये जो टू पाई आर है ये हमारी इस पूरी रिंग की लेंथ का काम करेगा। तो ये जो एन अपॉन टू पाई आर है ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो टोरॉइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो भी यही आता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू, क्योंकि है तो सोलेनोइड ही। अरे भाई है तो सोलेनोइड, उसी को तो हमने टोरॉइड बनाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड यस सर। वही रहेगा जो पहले था। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए था वही टॉयलेट के लिए भी होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब ये तो हुई छोटी मोटी बातें, यस सारे काम हम पहले कर चुके हैं बायोट सावर्ट से भी। इसके अलावा एम्पियर सर्किटल लॉ से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर दिया गया है। अब देखो फाइनाइट सिलेंडर होगा तो फिर हमें बायोट सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर है। अब ये एक वायर है सिंपली, लेकिन अंदर से होलो है, समझ रहे हो, बीच में से होलो है, बीच वाला पोर्शन खाली है इसका, सिर्फ साइड साइड में करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ कहीं हो रही है, बिल्कुल साइड में करंट फ्लो हो रही है बिल्कुल। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ कहीं हो रही है, बस इस रीजन में करंट फ्लो हो रही है, बाकी रीजन में करंट है ही नहीं। तो मान के चलो करंट जो फ्लो हो रही है इसमें से वो आई करंट फ्लो हो रही है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ आर, इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ। अब मुझे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो इसमें भी वही जैसे अपन गॉस थ्योरम के लिए करते थे ना, इसमें भी 3 पॉइंट बन सकते हैं। 3 पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, देखो इसमें भी मतलब 3 कंडीशंस बन सकती है। सबसे पहली कंडीशन, आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि जो हमारा बी आउट है। दूसरा हमारा बन सकता है सरफेस पर। अब सरफेस पर तो मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना होता है, सरफेस पर एक वायर के लिए सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, उस केस में हमारा जो डी है वो आर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, आर के। तो ये सरफेस वाला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सरफेस ऑफ द, वही 3 केस जो अपन वहां पढ़कर आए थे वही सेम केस यहाँ बनते हैं। थर्ड हमारा बनता है इनसाइड, इनसाइड द सिलिंड्रिकल वायर यानी कि बी इन। वही 3 केस हमारे यहाँ पर बनते हैं। चलो सबसे पहले बात करता हूँ बी आउट की, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। अब देखो मान के चलो मैं यहाँ से किसी पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि डी डिस्टेंस पर है। अब मुझे पता है ये जो डी है ये ग्रेटर देन आर है, तभी तो पॉइंट आउटसाइड जाएगा, अदरवाइज पॉइंट आउटसाइड कैसे रहेगा। अब मुझे मान के चलो कि ये पॉइंट बाहर है, तो मेरे लिए तो ये एक वायर की तरह ही काम कर रहा है ना। आप खुद सोचो, अगर ये पॉइंट बाहर है तो मेरे लिए तो ये एक वायर ही है ना, है कि नहीं। तो वायर के कारण सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। बी आउट होता है मेरा ये, ध्यान रखना, डायरेक्ट वायर की तरह ये यूज होता है जब आउटसाइड होता है। अगर मैं बी सरफेस की बात करूं, सरफेस पर ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, क्योंकि इस केस में हमारा डी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा।
इस केस में हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस में डी जो है वो ग्रेटर देन आर है, इस केस में डी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, और इस केस में डी जो है वो लेस देन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू बनती है। अब बची बी इनसाइड। इनसाइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अब अंदर की तरफ बात करता हूँ, तो मैं यहाँ से मान के चलूँ ये कोई डिस्टेंस है मेरी डी, तो मैं यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर लेता हूँ, ये मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया। अब इस लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पर आई जीरो है, अंदर कोई करंट ही नहीं है, करंट तो सरफेस पर है, तो लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा पी इन है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, बी और आर के बीच में यानी कि डी के बीच में, तो ग्राफ जो आएगा मेरा वो ऐसे आएगा। ये मेरा डी है, जब डी आर के बराबर हो, ये मेरा जीरो है, तो अंदर की तरफ तो हम कह सकते हैं बी इन जो है मेरा वो जीरो आया, ये मेरा बी सरफेस आएगा, और ये मेरा बी आउट आएगा, तो ये बी आउट जो है मेरा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखा जाए तो ये सब कुछ सेम टू सेम ग्राफ वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। इसके लिए होलो सिलेंडर के सोलो होलो स्फीयर के लिए, अरे होलो स्फीयर के लिए यही तो किया था अपन ने, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, भूल गए क्या? यस सर। ये वही सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, वो फॉर्मूला बदल गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन होलो बना। नॉन कंडक्टिंग के लिए सर। हाँ, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए वैल्यू यही होती है। ठीक है, और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी यही होती है ना, सॉलिड में भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फिर चलो उसके ऊपर अपन नहीं जा यस रहे सर। फिलहाल। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन का तरीका होता है इसमें, मतलब इस तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। अब बहुत बार न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछ लिया जाता है, तो इसमें वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैल्यू दी जाएगी आपको करंट की और रेडियस की, आप चाहे जहां मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। ग्राफ पूछा जाए तो बहुत, एक बार ग्राफ पूछा गया था, ये ग्राफ एक बार पूछा गया था। अब वो इसका पूछा था कि सॉलिड का पूछा था, सॉलिड वाला मैं अभी अगली स्लाइड में सॉलिड वाला करवाता हूँ। ये सॉलिड है अपने पास, अब ये सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। अब इस बार करंट जो है पूरे वायर के थ्रू फ्लो हो रही है, वही रेडियस हमारे पास आर है, इनफाइनाइटिवली लॉन्ग है सोलेनोइड, मतलब ये जो हमारा सिलेंडर है। तो इसमें हमारा देखो बी आउट जो आएगा वो तो वही रहेगा जो पहले था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बी सरफेस है, वो भी मेरे पास वही रहेगा जो पहले था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये दोनों तो कभी तब भी चेंज नहीं हुए थे, अब भी चेंज नहीं होंगे। बचा बी इन। बी इन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलो, यहाँ पर हमने एक लूप कंसिडर कर लिया डी डिस्टेंस का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो जो आपका रूल बनेगा, मैं यहाँ पर एम्पियर सर्किट लूप से लगा रहा हूँ, तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, P डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट ध्यान रखना पूरे वायर में करंट फ्लो हो रही है अंदर, तो अंदर मान के चलो करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसको मैं मान लेता हूँ डी आई। इस लूप से जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लेता हूँ डी आई। अब इस डी आई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, या आप इसको आई डैश भी कह सकते हो। अब इस डी आई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डी आई जो है मेरा वो मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी से। किससे निकालेंगे, करंट डेंसिटी से। अब मान के चलता हूँ इसकी वायर की जो करंट डेंसिटी है वो जे है। अब ध्यान समझना, करंट डेंसिटी जे है, करंट डेंसिटी हमारे पास, तो मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ, वी नो दैट
current density J is defined as I by A। अरे हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? तो करंट डेंसिटी अब देखो यहाँ यस पर सर। I बाई ए होती है, तो यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा J इंटू ए। ऐसे ही अगर मैं डी आई निकालना चाहूँ तो डी आई मेरे पास कितना हो जाएगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। इसको डी मान लेता हूँ, मैंने डी ही माना है तो डी मान लेता हूँ। तो देखो ये जो डी आई आई मेरे पास वो कितना आ जाएगा, J इंटू एरिया। मतलब इससे कितनी करंट फ्लो होगी, जितना इसका एरिया है उतनी करंट इससे पास होगी। तो ये मेरा हो जाएगा बी डॉट टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2 पाई डी, और ये मेरा आ जाएगा म्यू नॉट जे इंटू पाई डी स्क्वायर। एक डी ने एक डी को मार दिया, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास, अच्छा पाई ने पाई को मार दिया, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास बी, जो बचेगा मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे डी बाई 2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इनसाइड। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर हम कह सकते हैं बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये तो वही रहेगा सेम बाहर वाला, तो बी आउट बी सरफेस, बी इनसाइड जो है हमारा वो कुछ इस तरह का आएगा स्ट्रेट लाइन में। वही सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक अलग से डेरिवेशन था, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता, ये सिर्फ कंपटीशन में ही करवाते हैं उसको। हालांकि इसकी ऐसी जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अच्छा डेरिवेशन के तौर पर अगर अपन देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो ग्राफ बनता है वो इसका ग्राफ पूछा जाता है, या फिर इनसाइड वैल्यू पूछी जाती है तो सॉलिड के लिए ज्यादा पूछी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो अपने पास आता है, जैसे अब इसका मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, हालांकि ये अपन सीओएम में भी किया था, सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसको किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसको करवाया था, यहाँ पे भी किया है। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। सिंपल सा जो क्वेश्चन अपने पास होता है, हमारे पास 8 r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, यानी कि पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। पॉइंट पी पर पूछा है हमें मैग्नेटिक फील्ड, 8 r डिस्टेंस पर है, वो नहीं है, पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, किसके कारण, कैविटी के कारण। चाहो तो आप 2 मिनट देता हूं मैं आपको, उसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 2 मिनट देता हूं, उसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ये सर नहीं हो गए। नहीं होगा, नो सर। चलो देखो, सबसे पहले तो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में कैसे तोड़ लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमारे पास, हालांकि तो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। सबसे पहला तो हमारा सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा सॉलिड वाला पार्ट है। इसके सेंटर से 8 r डिस्टेंस पर, ये 8 r डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट P है, जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मान के चलता हूँ इस पूरे को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो क्रॉस डायरेक्शन में है, मतलब अंदर की तरफ है, क्रॉस में है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये हमारे राइट हैंड पाम रूल से अपन इसको यूज करेंगे, मतलब जो हमारा रूल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। इसके कारण ये हमारा एक लूप है, इसमें ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है अपने को, यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये करंट है हमारे पास, करंट डेंसिटी हमें इसकी मान लेता हूँ जे, मान लेता हूँ मैं इसकी करंट डेंसिटी जे है। तो इसके कारण यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ B1 वेक्टर। कितना लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I अपॉन
अब देखो ये जो है हमारे पास, ये है एक रिंग। क्या है ये? एक, सॉरी रिंग क्या, आप इसको वायर मानो। क्या मानो आप इसको? वायर मानो, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वायर है ये। वायर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। ये एक वायर है हमारे पास, जिसके अंदर एक आर रेडियस का एक क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। अब हम वायर है तो वायर है, सॉलिड वायर मान रहे हैं हम इसको। सॉलिड है और इन्फिनिटिवली लॉन्ग है, क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको वायर कंसिडर करेंगे, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है और करंट जो है वो क्रॉस की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे वायर। तो वायर के कारण किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 8 आर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी बी वन वैक्टर की? तो हमारा देखो आई जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। आई जो है वो अंदर की तरफ है, आर जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में है, राइट साइड में। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो जो बी वन वैक्टर मेरे पास आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो ये मेरे पास बी वन वैक्टर है। अब कैसे? देखो मैंने राइट हैंड पाम रूल यूज किया है। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जो अपना राइट हैंड है वो स्ट्रेच करेंगे करंट की डायरेक्शन में, यानी कि प्लेन के अंदर की तरफ, और उसे कर्ल करेंगे इस साइड पे, इधर की साइड उसे कर्ल करेंगे। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो चीज है। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट भी वीडियो डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा ज्वाइन करना है आपको, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओके सर। तो B1 अपने पास आ गया नो डाउनवर्ड सर। डायरेक्शन में। सिमिलरली हम इस तरह से B2 भी निकाल सकते हैं। देखो B2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल वाला पोर्शन है, छोटा वाला पोर्शन है, इसको मान लेता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है? R। तो ये छोटा वाला पोर्शन भी मैं मान लेता हूँ, इसको दिखेगा ही नहीं। तो ये छोटा वाला पोर्शन है। देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी को हम प्लस जे मान रहे हैं, तो यहाँ पर जो खाली वाला पोर्शन है, यहाँ पर प्लस जे और माइनस जे कंसिडर कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम मान लेंगे कि डॉट भी है और क्रॉस भी। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मानते हुए, तो यहाँ पर इसको पूरे को क्रॉस से फिल करते हुए एक सॉलिड वायर लेते हुए B1 निकाल लिया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डॉट मानते हुए, यानी कि माइनस जे डेंसिटी मानते हुए, यहाँ पर अब देखो डिस्टेंस कितनी बचेगी यहाँ से। ये पूरी डिस्टेंस जो थी वो 8R थी, इसमें से R और माइनस कर दोगे तो ये मेरे पास बच जाएगा 7R। तो वही पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है। करंट की डायरेक्शन बदल गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो B2 जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो B2 वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 7R। ठीक है, यानी कि ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 14 पाई R। अब मुझे बी नेट निकालना है। तो बी नेट जो मेरे पास होगा वो मेरे पास हो जाएगा, देखो B1 माइनस B2 कर दो। क्या करते हैं अपन यहाँ पर बी नेट के लिए, अपन क्या कर सकते हैं, B1 माइनस B2 ये कर दो। अच्छा अपन, ठीक है। अच्छा अपन यहाँ पर एक काम करें, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। आई की वैल्यू के लिए अपन यहाँ पे, चलो आगे कर देंगे अपन। आई की वैल्यू जे से रिप्लेस कर सकते हैं अपन। यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, आई को जे इंटू ए लिखा जा सकता है, करंट को। फिर वो आगे कर देंगे अपन उस काम को। क्या चाहो तो यही कर दो, एक वैल्यू और बढ़ेगी अपने पास, मतलब एक स्टेप और बढ़ेगा अपने पास। तो मैं, अगली स्लाइड है क्या अपने पास खाली? इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। साइड नहीं तो B1 वेक्टर मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे ए स्क्वायर अपने पास आ जाएगा पाई 8R स्क्वायर, सॉरी पाई R स्क्वायर ही आएगा, 8 नहीं आएगा, उसके रेडियस तो R ही है ना। तो ये तो अपने पास R स्क्वायर ही आएगा, है ना, 8R नहीं आएगा, R स्क्वायर ही आएगा। और नीचे मेरे पास आ जाएगा
2 पाई इंटू 8r। तो एक आर ने एक आर को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट जे आर अपॉन 16। ठीक है, जे की टर्म में अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सिमिलरली B2 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 14 पाई आर। आर ने आर को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट जे आर अपॉन 14। अच्छा, दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है? तो B2 बड़ी है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं B2 माइनस B1। तो ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट जे आर, मेरा कॉमन हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 1/14 माइनस 1/16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? तो जो B8 है मेरा वो आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, B2 की डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि B2 बड़ा है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आता है अपना फाइनल? इसको सॉल्व करके जो भी अपना फाइनल आंसर होगा वो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। B8 निकालेंगे तो हमारा तरीका क्या होता है, इसको प्लस जे मान रहे हैं तो इसको प्लस जे माइनस जे दोनों मान के कंसिडर करो, दोनों लेके सॉल्व करोगे। B1 वेक्टर B2 वेक्टर निकाल लो एज अ कंडक्टर मानते हुए इसको, क्योंकि जो हमारा वायर दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया गया है, जनरली वो हमें वायर की फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो वायर की फॉर्म में ही मिलते हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर। कोई डाउट? अब देखो ये एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। A straight current carrying current I splits into two parts as shown in figure. The radius of circular loop is R and the magnitude of magnetic field at the center P at the loop is। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा गया है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसे ट्राई करो एक बार, जैसा आपने पढ़ा है वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसका क्या आंसर आएगा। हुआ? आंसर आया इसका? देखो इसमें सबसे पहले इसमें करंट का रिलेशन निकालो, I1 I2 की वैल्यू पता करो इसमें सबसे पहले, क्योंकि जब तक हमें I1 I2 पता नहीं होगा ना, तब तक हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, जब तक हमें करंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। सबसे पहला काम हमारा होता है इसको करंट को फाइंड करो।
करंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो मान के चलो हमारा आई जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा आई जो है वो I1 प्लस I2 में डिवाइड हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ध्यान सुनो, करंट डिवाइड हुआ है तो हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, करंट डिवाइड हुआ है तो करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। हमें पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और v तो हमारा कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर I1 रेशो I2 शुड बी इक्वल टू R2 रेशो R1। कैसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना बोलो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो बोलो। R2 को मैं लिख सकता हूँ रो L2 अपॉन ए, एरिया दोनों का सेम है, इंटू R1 को लिखा था रो L1 इंटू ए। देखो ए ने ए को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, तो हमारा करंट का सीधा सा रिलेशन आ गया L2 रेशो L1। हाँ या ना बोलो। मुझे करंट का रिलेशन मिल गया डायरेक्ट, मिला कि नहीं मिला। ठीक है सर। अब बस मुझे वैल्यू रखनी है, अब ध्यान दो I1 जो कर, अब देखो मेरे पास ये लेंथ जो है इसको मैं L1 कह रहा हूँ, इसको मैं L2 कह रहा हूँ। अब ध्यान समझना, ये पूरी लेंथ कितनी है 2πr, है कि नहीं, पूरी, क्योंकि सर्कुलर रिंग है तो पूरी लेंथ है 2πr, तो हम कह सकते हैं L1 जो हो जाएगी मेरी वो हो जाएगी 3/4 ऑफ 2πr, और L2 जो है मेरी हो जाएगी 1/4 ऑफ 2πr। होगा कि नहीं होगा, अरे ये 1/4 पार्ट है ना यार, और ये 3rd/4 पार्ट है, तो बस हमारा काम हो गया। तो हम लिख सकते हैं I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4, 2πr से 2πr कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 1/3। तो हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 3I1। अरे नहीं आया समझ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसमें करंट अगर I फ्लो हो रही है तो यहाँ पर करंट 3I फ्लो हो रही है। कितना समझ में आया, एक बार यस और नो बोल दो। लास्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़ा सा तो आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी अपने को सोचना पड़ेगा वैसा ही, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस लैंग्वेज कंफ्यूज करती है क्वेश्चन की, या फिर उसमें पुराने कंसेप्ट यूज होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा वो टिपिकल लगता है, जबकि क्वेश्चन टिपिकल होता नहीं है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता लग गई कि भैया इसमें करंट जा रही है आई, इसमें करंट जा रही है आई 3I। चलो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बता दो फटाफट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B1 कह देता हूँ, B1 कितना आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr थीटा। थीटा को रेडियन में लिखा जाता है, इसका इसका थीटा बता दो मुझे कितना हो रहा है, ये पूरा थीटा कितना हो रहा है, अरे ये पूरा थीटा कितना हो रहा है 270 डिग्री, अरे ये 270 डिग्री है ना, ये अगर अपना π/2 है तो ये मेरा 3π/2 हो जाएगा ना। यस सर। डायरेक्शन अंदर की तरफ, बाहर के, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, उसको फिंगर्स को रखोगे तो थंब बताएगा अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा, यही रहेगा। चलो B2 निकालो, B2 अपना आएगा म्यू नॉट 3I अपॉन 4πr थीटा π/2। अरे देखो ये क्या दोनों वैल्यू, इसकी डायरेक्शन बताओ ना, तो इसकी डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, क्योंकि करंट अपोजिट है या नहीं है, अरे दोनों वैल्यू बराबर आ रही है क्या,
दोनों वैल्यू बराबर आ रही है क्या? हाँ या ना बोलो। जी सर। तो जब आप, और एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। तो इसमें मेन ट्रिकी पोर्शन ये नहीं था, ये तो अपने 2 सेकंड में कर लिया अपन ने इसको। मेन बात ये नहीं थी, मेन बात थी करंट निकालना। ये मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। और इसके लिए हमने करंट डिवीजन रूल को यूज किया, हमने रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट को यूज किया। तो यही चीज तो अपने को सीखनी है। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका 0। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको एक बार घर पे बिना देखे दोबारा प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना जो मैं करवा रहा हूँ, पीवाईक्यूज जो मैं करवा रहा हूँ। कुछ पीवाईक्यूज में अभी करवाऊंगा, कुछ पीवाईक्यूज में मैग्नेटिक फोर्स हो जाने के बाद करवाऊंगा। इसको नोट करो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं? चलो इसको ट्राई करो एक बार। ये तो वही क्वेश्चन है शायद। अच्छा मैंने पीछे ले लिया, इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ मैच करना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn। देखो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि एक लॉन्ग वायर है, उसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं, सर्कुलर लूप में उसे टर्न किया गया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। पूछा गया है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई जो B है हमारे पास वो आता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। आया ना बोलो भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो यही आता है। R उसकी रेडियस है, I उसमें फ्लो होने वाला करंट है। उसको सिंगल टर्न के लिए उसने टर्न किया, तो हमने कहा भैया हमारे पास B की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ये दी गई है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ द लूप इज B इट। अब देखो यहाँ पर हम इस R को हम क्या कह सकते हैं, सॉरी इसको R ना लेकर आप, चलो R ही ले लो। R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेंथ की टर्म में। कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें पता है जो लेंथ होती है वो 2 पाई R होती है, तो यहाँ से R जो होगी वो L बाई 2 पाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? चलो ये हमारे पास R हो जाएगी। आगे बात करते हैं। इट इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास जो B डैश आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन 2 R डैश। अरे भाई रेडियस भी तो बदल जाएगी ना, बदलेगी कि नहीं बदलेगी रेडियस? यस सर। तो हमारे अकॉर्डिंग नया मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ जाएगा। चलो अब बात करता हूँ R डैश की। तो R डैश मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ L है, 2n पाई हो जाएगा। देखो क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट लेंथ आएगी इस केस में जो हमारी L होगी वो हो जाएगी 2, मतलब n इंटू 2 पाई R। होगा कि नहीं होगा? n इंटू 2 पाई R डैश होगा ना, तो बस R डैश की जगह R डैश की वैल्यू रख दो। तो B डैश मेरा यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट I n अपॉन 2। R डैश की जगह रख सकता हूँ L 2n पाई। तो ये मेरा कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट I n स्क्वायर। इस 2 पाई को नीचे ले जाओ तो ये 2 इंटू L अपॉन 2 पाई यानी कि R बन जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास B है, तो हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर B। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा B। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ये। A charge q is uniformly spared on a thin ring of radius r. The ring is rotates about its axis with a uniform frequency f.
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ रिंग। ट्राई करो उसको, 2 बार आ चुका है ये, 10 में भी 11 में भी। हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, हमसे क्या कहा गया, एक चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली थिन रिंग पर स्पेयर्ड है, रेडियस आर। यानी कि हमारे पास, देखो क्वेश्चन समझो, एक रिंग है हमारे पास, वी हैव अ रिंग ऑफ रेडियस आर। इधर बना देता हूँ, ये मेरे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है आर। इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज स्पेयर किया है यूनिफॉर्मली, रोटेट कर रही है ये ओमेगा से विद एक्सिस ऑफ। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें एफ दी हुई है। हमसे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन से मेरा मतलब है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है हमसे। तो हमें पता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अरे रिंग के लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड यही तो होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो चलो अब हमें बात करना है आई की। तो आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई होता है मेरा क्यू बाई टी, होता है नहीं होता। तो क्यू 1/t हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू एफ। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, खत्म। इतना सा करना था और कुछ भी नहीं करना, बाकी लैंग्वेज थी और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना कि सिर्फ मैं ही सीख रहा हूँ बस? ऐसा तो नहीं है मैं ही सीख रहा हूँ बस। जैसे आ रहे हैं। चलो इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हुआ? चलो देखो इधर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। A current loop of two identical semicircular parts each of radius r। तो हमें दो सेमी सर्कुलर पार्ट दिए गए हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला, दोनों की रेडियस r है। एक है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये हमारे पास एक्स प्लेन, ये हमारे पास वाई प्लेन। तो जो एक है हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन में है, ये रहा वो एक्स वाई प्लेन वाला। और एक जो है मेरा वो एक्स जेड प्लेन में है। तो ये जो हमारे पास है ये एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, करंट दोनों में सेम है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमीकंडक्टर सेमी सर्कुलर पार्ट एट द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर मतलब आपको इस पॉइंट पर पूछा है, कॉमन सेंटर इस सेंटर ओ पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले बात करता हूँ ग्रीन वाले के कारण निकाल लेता हूँ। तो इसके कारण जो होगा उसको मैं B2 वेक्टर मान लेता हूँ। B2 वेक्टर मेरे पास कितना आएगा देखो, म्यू नॉट आई बाई 4r। अरे हाँ है ना, बोलो। आएगा कि नहीं आएगा? B2 वेक्टर कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन देखो, अब देखो इसकी डायरेक्शन बतानी है मुझे B2 वेक्टर की, जो एक्स जेड प्लेन में है। अब आपको एक्स जेड प्लेन में डायरेक्शन बतानी है तो आई जे के कैप की टर्म में बतानी पड़ेगी आपको। तो देखो हमारी करंट जो है वो इस तरह से जा रही है, तो डायरेक्शन जो आ रही है वो आ रही है डाउनवर्ड। हमारे फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो राइट हैंड की, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो ग्रीन वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस जे कैप में। अरे भाई ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है ना, तो माइनस जे में आएगा B2 वेक्टर हमारा। चलो ऐसे ही B1 वेक्टर निकालो। ऐसे ही हमारे पास B1 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। डायरेक्शन बताओ, करंट हमारे इस तरफ है तो ये जाएगा अपना Z में, माइनस Z में, माइनस के कैप। तो भाई साहब एक माइनस जे में है, एक माइनस के में है, मतलब एक इस तरफ है और एक जो है वो हमारा इस तरफ है। यही ट्विस्ट था इसमें, और कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। तो बी नेट जो है मेरा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो बी नेट मेरा आ जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। खत्म बात। म्यू नॉट आई बाई 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई बाई 4r। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें से। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर बनेगा ये वाला। समझ में आया कुछ कुछ? इसमें बस यही ट्विस्ट था, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में आंसर आना था। अच्छा, अगर हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में पूछा जाता तो बी नेट जो है हमारा वो कुछ ऐसा लिखा जाता, म्यू नॉट आई 4r माइनस जे कैप माइनस म्यू नॉट आई 4r के कैप। ऐसे लिखा जाता मैग्नेटिक फील्ड इसका, क्योंकि हमारे दो प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है और एक्स जेड प्लेन है, दो अलग अलग प्लेन है, इसलिए हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। क्लियर हुआ भाई साहब कि बस मैं ही सीख रहा हूँ? लास्ट से के क्वेश्चंस में हवा उड़ तो नहीं गए? बस चलो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है सर। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चंस थे यहाँ पे। इसके बाद अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपनी कैलकुलेशन